53। भाई उसको बुलाओ समीउल्लाह को। वीडियो पॉज करो जी। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे जी इनकम फ्रॉम बिजनेस। ऑनलाइन वालों टर्म टेस्ट दे देना खुदा के लिए, घड़ी सामने रख के। मशवरा तो मेरा ये है कि आप जब टेस्ट देना शुरू करो तो जो एंडिंग टाइम है उसका अलार्म लगा लिया करो। उसका अलार्म लगा के जो है वो अलार्म जैसे ही बजेगा टेस्ट छोड़ दिया करो। आपका फ़ायदा है, इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे वालिदैन आपसे। अच्छे बच्चों अच्छी हरकतें किया करो। पेज 156। एक बंदा जो कैश अकाउंटिंग फॉलो करे, बातें कर लें आप जितनी करनी है आज कर लें। एक बंदा जो कैश अकाउंटिंग फॉलो करे वो इनकम को तब रिकॉर्ड करेगा जब रिसीव होगी और खर्चों को तब रिकॉर्ड करेगा जब पे होंगे। अच्छा, कल के सवाल में उसने एडवांस में इनकम टैक्स दिया हुआ था, तो इसकी रिवीजन हम आने वाले दिनों में करेंगे दोबारा, इसलिए उस न्यूमेरिकल को खोलने की जरूरत नहीं। भाई किधर सोच रहा है तू? पेड़ मारो तुझे। क्या क्या सोच रहा था? जल्दी बता। नहीं बता बता क्या सोच रहा था, बोलो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या सोच रहे थे? टर्म टेस्ट सोच रहे थे। अच्छा, तो एडवांस इनकम टैक्स अगर आप पे करते हैं तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब साल के एंड पे आप हुकूमत को कहेंगे मैंने एडवांस में टैक्स पे किया हुआ है तो फिर हुकूमत आपको उतना टैक्स माफ़ कर देगी। तो इंशाल्लाह ये और भी किसी न्यूमेरिकल में करके देख लेंगे। जी बताएं, हाथ खड़ा किया हुआ था आपने। एसी को यार कुछ करवा दो। क्या क्या हुआ? कोई चीज़ गुम हुई है इधर? जल्दी बोलें। कैलकुलेटर ढूंढ दें ज़रा, नीचे देखते हैं कहीं या दाएं बाएं। भाई एसी को सेट करो। अच्छा जी, अब हम पढ़ने लगे हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ने लगे हैं? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहती है कि इनकम को तब रिकॉर्ड करो जब रिसीवेबल हो और खर्चों को तब रिकॉर्ड करो जब पेएबल हो। तो इनकम रिकॉर्ड करो जब रिसीवेबल है, चाहे मिली या नहीं मिली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और खर्चों को तब रिकॉर्ड करो जब पेएबल हो। मिसाल के तौर पे डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। पैसे नहीं आए फिर भी इनकम रिकॉर्ड कर दें, उसी रो में खड़े रहना है थोड़ी देर। 4 मिनट लेट है, 4 मिनट खड़े रहना है। और खर्चों को तब रिकॉर्ड करो जब बिजली इस्तेमाल कर लो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। बैठ से। इनकम को तब रिकॉर्ड करो जब ड्यू हो, इनकम को तब रिकॉर्ड करो जब ड्यू हो, और खर्चों को कब रिकॉर्ड करो जब। तो चलें जी, अब हम ड्यू का मतलब पढ़ते हैं और पेएबल का मतलब पढ़ते हैं। आप नोट कर लें यहां तक। जिंदगी बीत गई, आपने किसी साथ वाले को कभी गिफ्ट नहीं दिया, कोई टॉफी गिफ्ट नहीं की, कोई बॉल पॉइंट गिफ्ट नहीं की। आज टेस्ट से पहले उसे कुछ गिफ्ट कर दें, लेकिन दूसरे से गिफ्ट की उम्मीद ना लगाएं, इसकी इजाजत नहीं है। और अगर उसे गिफ्ट दे दिया था तो उसे रियलाइज ना कराएं खुदा के लिए, फिर फायदा ही क्या। अभी देखो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में से निकाल के उसे कुछ गिफ्ट कर दो। अच्छा, एक अमाउंट रिसीवेबल है, एक अमाउंट रिसीवेबल है। प्लीज ये सेकंड लास्ट रो में इनको बैग बाद में सेट करें, पहले से ये करें। एक अमाउंट रिसीवेबल है जब एक बंदा, भाई अब हम बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलेंगे। अब 50 दिन हो गए, अब आपको आते हुए अब किसी बात पे आपको कोई छूट नहीं है। सड़क पे खड़े खड़े भी आपकी क्लास ली जा सकती है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। आप सड़क पे जा रहे होंगे, आपकी क्लास लेना शुरू कर देंगे टीचर। एन क्या कह रहे हो? क्या मसला तुम्हें? निकल जो क्लास में। An amount is due when the person becomes entitled to receive it. एक अमाउंट ड्यू होगी जब उसको लेने का हक हो जाए। कई दफा ऐसा होता है कि आप दुकान के ऊपर जाते हैं और समोसा खरीदते हैं, दुकानदार को कहते हैं
कि यार 10 रुपये मैं तुम्हें दे दिया करूँगा जब एक पेपर पास होगा, तो 50 रुपये का समोसा है, जब 5 पेपर पास हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मैं 50 रुपये दे दूँगा। तो इसका मतलब है कि आपने टाइम को पोस्टपोन कर दिया है या आपने किस्तें बनवा ली हैं। पोस्टपोन करने का मतलब ये आपने क्या पूरा कैफ क्वालिफाई होने के बाद इस समोसे के पैसे इंशाल्लाह आपको दे दूंगा, आप इंतज़ार करते रहना मेरा, जाऊंगा नहीं इंशाल्लाह मैं, अगर ज़िंदा रहा तो जैसे ही जो है मैं कैफ पास करूंगा वैसे ही तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो ये तो पोस्टपोन हो गया। दूसरा ये है कि आप हर 6 महीने बाद इंशाल्लाह तुम्हें 10 रुपये देता रहूँगा आके, तो इसका मतलब है ये पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पर। तो डेटर चाहे लटका के पैसे दे, आपको लटका के नहीं, डेटर चाहे लटका के पैसे दे चाहे थोड़े थोड़े करके पैसे दे, दोनों सूरतों में डेटर डेटर ही है। एन अमाउंट इज रिसीवेबल, एन अमाउंट इज रिसीवेबल व्हेन द बिजनेसमैन बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिसीव इट, जब बिजनेसमैन का हक बन जाए उसको लेने का। ज़ाहिर बात है आपने अगर चीजें डिलीवर कर दी है तो आपका हक बन गया। इवन इफ चाहे टाइम फॉर डिस्चार्ज ऑफ, डिस्चार्ज का मतलब तो पेमेंट होता है ना, टाइम फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट, एंटाइटलमेंट अमाउंट की है ना, इवन इफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट इज पोस्टपोन्ड, चाहे पेमेंट का टाइम पोस्टपोन ही हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्चार्ज से मुराद पेमेंट और एंटाइटलमेंट से मुराद अमाउंट। और अमाउंट इज पेएबल बाय किस्तें, या अगर किस्तें बना के दे दी जाएं तो भी कोई मसला नहीं, डेटर डेटर ही रहेगा, डेटर क्रेडिटर नहीं बन जाएगा। एन अमाउंट इज पेएबल बाय पर्सन, फर्ज करें आपने जून के महीने की बिजली इस्तेमाल कर ली, बिजली आपके अंदर सरायत कर गई, सॉरी बिजली आपने इस्तेमाल कर ली, तो अब बिजली का बिल पेएबल है। तो एन अमाउंट इज पेएबल बाय अ बिजनेसमैन व्हेन द इवेंट शो दैट लायबिलिटी हैव अकर्ड, इवेंट का क्या मतलब है, यानी बिजली इस्तेमाल हो गई, व्हेन द इवेंट शो दैट लायबिलिटी हैव अकर्ड एंड द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कैन बी डिटरमिन्ड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आप मीटर रीडिंग जाके नोट करें और देखें एक यूनिट कितने रुपए का है, तो मीटर रीडिंग को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके देख लें कि कितने यूनिट इस्तेमाल हुए, तो इसका मतलब है रीजनेबल एक्यूरेसी। ऐसे ना देखो मुझे, तुम कल आए नहीं थे, मेरा देखने को दिल नहीं जा रहा, मारने को दिल जा रहा है। क्यों छुट्टी की थी? हाँ, जो जानने वाला आया था उसका एडमिशन कराना था, जाओ पूरी दुनिया के एडमिशन कराओ, 50 साल जो जिंदगी के है ना उसमें जाओ दुनिया के एडमिशन कराओ, उठो यार इसको जाने दो, सबके एडमिशन करवा के आओ। हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें छोड़ते हैं, साल हा साल हो गए, को पेरेंट टीचर मीटिंग मेरे बच्चों की होती है, मुझे पता ही नहीं कब होती है, कहाँ होती है, किधर होती है, वो बेगम ही जाती है। तो यार ये बहुत कमेंट करता है, इसको ज़रा क्लास के बाद लेके आना, हमारा तो बेगम नहीं है। तो ये इतना ऐसा मसला नहीं था, एडमिशन ऑफिस दोपहर के बाद भी खुला होता है। यार ये क्या बंदा है, इसको शर्म नहीं। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 जी, हाइब्रिड में खड़े रहा करें, ये लेट आके बैठने वाला तस्वुर कहाँ से निकल आया, ये तो इस दुनिया में कभी भी नहीं था कि लेट आओ और आराम से आके लेट जाओ, दुनिया में तस्वुर कहाँ से आ गया। अगर हाइब्रिड में बाकी स्टूडेंट जिम्मेदारी देती हैं कि आइंदा टाइम पे आएंगे तो फिर आप बैठ जाएं, कोई मसला नहीं। कोई स्टूडेंट जिम्मेदारी दे दे हाथ खड़ा करके कि जी इंशाल्लाह आई विल टेक केयर कि नेक्स्ट टाइम पे आएंगे, कोई भी हाथ खड़ा कर दे मैं बिठा दूंगा। कोई जिम्मेदारी दे दे यार, एतवार का ज़माना खत्म हो गया, कोई जिम्मेदारी दे दे। रियली सैड, कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहा। अच्छा जी ठीक है, बैठ जाए, जिम्मेदारी दे दी एक स्टूडेंट ने, एक्सेलेंट। अब मोहतरम 2010 का साल है, 2010 के साल में ये वो प्रोविजन है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ी थी, आज रिवाइज होने लगी है। 2010 के साल में हमने को फर्ज करें हमारा कॉलेज जो है वो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ही कमा रहा है ना, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है, तो ये बिल्डिंग रेंटेड है, तो जब ये बिल्डिंग रेंटेड है तो इसका रेंट कॉलेज वालों ने खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया लेकिन पे नहीं किया। तो एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, इसलिए पेएबल बुक हो गया, क्योंकि इवेंट हैज बीन अकर्ड एंड अमाउंट कैन बी डिटरमिन्ड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। सो खर्चा रिकॉर्ड हो गया। तो जब खर्चा रिकॉर्ड हो गया तो खर्चा रिकॉर्ड होने की वजह से क्या होगा, खर्चा रिकॉर्ड होने की वजह से ये होगा कि आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। कितनी डिडक्शन अलाउ होगी? 3 की। अब करना क्या पड़ेगा? अब करना ये पड़ेगा कि लॉ मेकर आपको थोड़ा टाइम देगा पेमेंट का। कॉलेज वालों ने इस साल भी किराया पे नहीं किया, 2010 वाला, 2012 में भी किराया पे नहीं किया, वो बेचारा मालिक मकान आके थक गया। इस दिन तो मालिक मकान आके लेट ही गया एंट्रेंस के ऊपर कि खुदा के लिए किराया दे दो, लेकिन कॉलेज वालों ने अभी भी किराया
नहीं दिया। कॉलेज वाले कोई इधर से गुजर रहे, कोई इधर से गुजर रहे, किराया नहीं दे रहे। तो इन द एंड 2014 के अंदर लॉ मेकर ने कहा बस हो गई है। लॉ मेकर ने कहा मालिक मकान तू भी जरा साइड पे हट, तू जरा साइड पे हट, इनको सजा देते हैं। स्टिल अनपेड, स्टिल अनपेड। अब सजा क्या मिलेगी? सजा ये मिलेगी कि ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। कितने रुपए? 3 रुपए। तो अगर आप कोई लाइबिलिटी अगले 3 साल तक पे ना करें तो चौथे साल लाइबिलिटी कहां ऐड हो जाती है? इनकम में। यही कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था, यही कॉन्सेप्ट बिजनेस में पढ़ा है, यही कॉन्सेप्ट आपने अपने रजिस्टर पे नोट करना है। अगर ऑलरेडी प्रॉपर्टी में नोट किया हुआ तो फिर साथ वाले का माथा वुड बी अ गुड ऑप्शन टू नोट इट डाउन, रादर नोट इट अप। बोलें 11-2-7, बार बार बोलें 11-2-7। या कल 11 बजे सुबह, या दोपहर को 2 बजे, या शाम को 7 बजे इंशाल्लाह हम जूम मीटिंग करेंगे जिसमें हम जो है वो टर्म टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। बोलें 11-2-7। उसमें टेस्ट 6 की डिस्कशन भी कर लेंगे जो थोड़ा बहुत रह गया हुआ है। बोलें 11-2, या 11 या 2 या 7। ये इंशाल्लाह आपको टाइम सुबह फजर में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कल। ओके किसकी सजा देनी है? अधूरी बात तो ना किया करो ना जब पे नहीं किया। जब कोई खर्चा रिकॉर्ड हो गया था पेएबल बेस पर और अगले 3 साल तक भी पे नहीं किया तो चौथे साल इनकम में ऐड हो जाएगा। ये देना किताब अपनी, वो देखो आ गया है। क्या करें इसके साथ? इसकी कौन जिम्मेदारी देगा? ये अपनी जिम्मेदारी नहीं देता। अच्छा जी बच्चों मैं अब अंग्रेजी पढ़ने लगा हूं। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर, बोलें, एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द लायबिलिटी within 3 years from the end of the year in which the deduction was allowed. The unpaid liability shall be added under that income from business in the first year after the end of 3 years. चलें आप कोशिश करते हैं शायद वैसे ही याद हो गया हो, पहले मुझे सुनाने दें। Where a deduction is allowed for an expenditure and the banda has not paid the liability in 3 years from the end of the year in which the deduction was allowed. The unpaid liability shall be added under that income from business in the first year following the end of 3 years. कौन सुना देगा? कौन सुना देगा? जी सुनाए। From the end of the tax year.
जी, where a reduction is allowed for an expenditure and the banda has not paid the liability within 3 years from the end of the tax year in which the reduction was allowed, the unpaid liability shall be added another income from business in the first year following the end of 3 years. तो मैडम आप सुनाओगे? चलो वैसे समझा दो पश्तो में, करो सारा समझा दो। सुना दो आप पश्तो में, पश्तूनी कश्मीरी कश्मीरी जबान में समझा दो। जिस साल भी डिडक्शन अलाउ होनी अगर उस साल भी वो पे नहीं करना तो अगले 3 साल फॉलो करना उस साल दोबारा उसकी इनकम ही ऐड सन जिस साल विच वो कंप्लीट होना 3 साल। इन द फर्स्ट ईयर नहीं बोला आपने, तो वो अपनी जुबान में बोला ना पहला साल बोला क्लास के बाद मिलना। भाई कश्मीर वाले भाई इन्होंने सही बोला, हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड में फर्स्ट रो नहीं सही बोला, आप ही है ना कश्मीर वाले भाई? हाँ, वो आप मुकर के कहते उधर की जुबान फर्क है हमारे निकालना। चलें पढ़ें जी। हाँ भाई पढ़ें। अच्छा चलो ठीक है। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर, जहां खर्चा अलाउ हो जाए and the banda has not paid the liability in 3 years from the end of the year in reduction allowed, the unpaid liability shall be chargeable under the income from business in the first year following the end of 3 years. अच्छा, ऑब्वियसली यार शायद आपको याद हो कि हमने अगला कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि 2015 में 15 इज नॉट नेसेसरी, मैं 16 में जा रहा हूं, जब मर्जी पे कर दे। ही पेड ₹3। 2016 में उसको ख्वाब आया, फरिश्ते उसकी ठुकाई कर रहे थे। उन्होंने कहा मोहतरम यार तो छो यार, तो उठ के भागा भागा गया, ये 3 मिलियन पे करके आ गया। अब लॉ मेकर इससे खुश होगा या लॉ मेकर इससे गमगीन होगा? खुश होगा। अब बेनिफिट क्या मिलेगा? अब बेनिफिट क्या मिलेगा? जजा ना लिख दें आज, जजा, जजा समझ नहीं आनी यादों को। अच्छा नहीं समझ आ जाएगी। तो बेनिफिट क्या मिलेगा इसको? 3 को डिडक्शन में डाल दो। ये क्या चक्कर है? ये तो डबल डिडक्शन हो गई भाई। एक दफा खोर्च में गया था, एक दफा इनकम में गया था, तो खोर्चा इनकम नेट हो गया। अब खोर्चा तो है तो खोर्चा रिकॉर्ड कर लें। कर लिया? कहां कर लिया? कले उस जालिम इंसान की आपने बात नहीं सुननी जो आपको बता रहा हो बाहर निकल के टर्म टेस्ट में ये सवाल आए हैं, ये आप पर जुल्म कर रहा होगा। जी हाइब्रिड में मुझे लग रहा है कोई तीसरी चौथी रो में कोई लिखने के जरा थोड़ा सा साथ साथ लिखा जा रहा है या अब नहीं लिखा जा रहा, पता नहीं। लिख लिया हुआ तो हाथ खड़ा कर दें जी, शुक्रिया। दोनों हाइब्रिड क्लासों में एक एक मॉनिटर बन जाए, जरा खुद हाथ खड़ा कर दें मॉनिटर क्लास के लिए। चलें खुद ही बनाना पड़ेगा। वेयर एन अनपेड लायबिलिटी इज एडेड इन इनकम, जहां एक अनपेड लायबिलिटी इनकम में ऐड हो और वो बंदा बाद में उसको पे कर दे। वेयर अनपेड लायबिलिटी इज एडेड इन इनकम, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड, और बाद में ये बंदा उसको क्या कर दे? पे कर दे। अ रिडक्शन विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ, तो ईयर ऑफ पेमेंट में इसको खर्चे में डाल दें। न्यूमेरिकल में इसे क्या करेंगे? लेस डिडक्शन है ना, तो न्यूमेरिकल में से क्या करेंगे? 2014 के न्यूमेरिकल में क्या करेंगे? ऐड, और 2016 के न्यूमेरिकल में इसको लेस। आपने चीजें उधार पे खरीदी,
बाद में जब आप पेमेंट करने गए तो उसने कहा चलो यार तुम इतनी जल्दी पैसे देने आ गए हो तो 95 ही दे के चले जाओ, बाकी पैसे उसने माफ कर दिए। तो व्हाट इज डिस्काउंट रिसीव्ड? तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम। कितनी? 5। तो 100 रुपए डिडक्शन में चला जाएगा और 5 रुपए इनकम में चला जाएगा, क्योंकि 100 रुपए के अगेंस्ट फायदा मिल गया ना 5 रुपए का। तो जब परचेज रिकॉर्ड होगी तो 100 रुपए डिडक्शन में जाएगा, और जब पेमेंट होगी तो 5 रुपए किस में जाएगा? इनकम में। नोट कर लें, ये अगला पॉइंट है हमारा। भाई आपका दोस्त किधर है आजकल? पक्का ऑनलाइन शिफ्ट हो गया? इलाका कौन सा है? पेशावर। नाम? जैन। पेशावर में कौन सा इलाका? पता नहीं। पेशावर में पता नहीं भाई कौन सा इलाका है आपका? जैन भाई, जैन भाई इनको एक वॉइस नोट बना के भेजें जिसमें आप अफसोस करें कि मैं फिजिकल से ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया हूँ। वो वॉइस नोट मैं सुनूंगा इंशाल्लाह और इन्हीं के फ़ोन से आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। ओके चलें जी आगे। इफ अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। ट्रेडिंग लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिटर, चीजें खरीदना। इफ अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी एंड द बिजनेसमैन डिराइव्स एनी बेनिफिट अगेंस्ट इट। डिडक्शन कितनी अलाउ हुई थी अगेंस्ट ट्रेडिंग लाइबिलिटी? डिडक्शन कितनी अलाउ हुई थी अगेंस्ट ट्रेडिंग लाइबिलिटी? सो एंड द पर्सन डिराइव्स एनी बेनिफिट अगेंस्ट इट। बेनिफिट कितना मिला है? 5 का। द बेनिफिट शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये हाइब्रिड में पहली रो में मोबाइल छीन लिया जाए इनका। ये साथ वाले स्टूडेंट को दे दें मोबाइल प्लीज, इनको दे देना मोबाइल, जल्दी करें हाइब्रिड में प्लीज। सेकंड रो, समझ नहीं आ रही बात? आप साइड पे रख दें, इसको साइड पे रख दें उल्टा करके। ओके। इफ अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, अगर ट्रेडिंग लाइबिलिटी की कोई डिडक्शन अलाउ हो और बिजनेसमैन उसके अगेंस्ट कोई फायदा ले ले, तो इस बेनिफिट को इनकम में डाल दिया जाएगा इन द ईयर ऑफ रिसीट। किस साल ये बेनिफिट मिला है? फर्ज करें ये 2015 है और ये 2016 है, तो 2016 में 5 रुपए इनकम में ऐड हो जाएंगे और 2015 में लिख लें 100 रुपया डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। अच्छा माय डियर, एक फॉर्मूला है जिसको आज हमने सीखना है, और हर बात को बी ना समझा करें, कभी टेंटिव भी हो जा करें फॉर्मूला समझते हुए। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला हमने आज समझना है। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? वह टेक्निकल फॉर्मूला है। इसमें ए होता है ओपनिंग स्टॉक, बी होता है परचेजेस और सी होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये बड़ी मेहनत से फॉर्मूला बनाए, ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए प्लस बी। फील करें, ए प्लस बी माइनस सी, माइनस सी, साई की तरफ देखा करें, ए प्लस बी माइनस सी, ये फॉर्मूला बनाए। ए होगा ओपनिंग स्टॉक, बी होगा परचेजेस और सी होगा क्लोजिंग स्टॉक। इधर क्लास हो रही। फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर अ टैक्स ईयर, किसी भी साल इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने के लिए, द कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिस्पोज्ड, द कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिस्पोज्ड को हम लोग तो कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं अकाउंटिंग में, ये लोग मुश्किल सा नाम रखते हैं। कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिस्पोज्ड हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल।
तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिस्पोज्ड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, ए प्लस बी माइनस सी, वेयर ए इज द, भाई इधर क्लास हो रही है, ए इज द ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक, बी इज द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एक्वायर्ड इन द ईयर, एंड सी इज क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक। चलें, ये बात तो जो भी थी अब इसको छोड़ें। असल में हमारी अब जो डिस्कशन है वो ये है कि व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक। ये ज़रा आप लोगों ने गौर से समझना है, इट्स इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में टेस्ट भी हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक शैल बी द क्लोजिंग स्टॉक एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। यह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पिछले साल का क्लोजिंग होता है। रिपीट करो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब ये कि सुबह जो दुकान पे बोतलें पड़ी होती हैं ना, वो पिछले रात को भी पड़ी होती हैं। फील करें, है ना ऐसा? नहीं, मैं समझाऊंगा इसको, कल इंशाल्लाह रिपीट करेंगे, संडे को इसके लिए क्लास रख लेंगे एक। द ओपनिंग स्टॉक shall be the closing stock. The opening stock shall be the closing stock at the end of, that's nice. अच्छा, okay, now come on point number B. अगर किसी बंदे का पहला साल हो बिजनेस का, तो उसका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? उसका मुझे बता लेने दो ना, वो पागल है, इतनी बड़ी बोंगी मारी है, तुम कह रहे हो कुछ नहीं होगा। अगर किसी बंदे का पहला साल हो बिजनेस का, तो उसका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? उसका ओपनिंग स्टॉक होगा जो उसने घर से लाके सामान अपने बिजनेस में रखा है, क्योंकि कई लोग घर में सामान लाके रख लेते हैं और उसको दुकान में नहीं रखते, दुकान खरीदते हैं या दुकान बनाते हैं, उसमें टाइम लग जाता है, फिर दुकान में जाके जो है वो सामान रखते हैं घर से लाके। सो वेयर द पर्सन कमेंस द बिजनेस इन द ईयर, जब एक बंदा इस साल बिजनेस शुरू करे, तो वेयर अ पर्सन कमेंस्ड अ बिजनेस इन द ईयर, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एक्वायर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस कमेंस करने से पहले जो स्टॉक उसने खरीद के रखा हुआ था। वेयर द पर्सन कमेंस्ड द बिजनेस इन द ईयर, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एक्वायर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वो खरीद के फिर घर में ही रखा होगा ना। The fair market value shall be determined at the time the stock is put in. किस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू होगी? जिस दिन वो दुकान पे लाया। कहां से दुकान पे लाया? घर से दुकान पे लाया। और ये तो भाई आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ये 4 पाई है, 2 पाई है, 2 पाई, इसको क्या बना दें? 4 पाई। एक बंदा 4 पाई या बेड बनाता है, तो इसकी वो कॉस्ट निकालता है, कॉस्ट। इसकी कॉस्ट निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है प्राइम कॉस्ट मेथड, एक तरीका है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। प्राइम कॉस्ट को पता नहीं आप क्या कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में, तो पता नहीं मुझे। प्राइम कॉस्ट मेथड और एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। प्राइम कॉस्ट मेथड में नॉर्मली कॉस्ट कम आती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में हमेशा कॉस्ट ज़्यादा आती है। प्राइम कॉस्ट में आप डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं, यानी चारपाई बनाने पे जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ, अगर आपका चारपाइयाँ बनाने का काम है, फिर इसमें ऐड होती है डायरेक्ट लेबर, जो लेबर इस्तेमाल हुई। फिर इसमें ये वो स्टूडेंट को इधर मुतवज्जे करते हैं उनको कि इधर क्लास हो रही है, इधर क्लास हो रही है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट के
ज्यादा बनने से ज्यादा हो और प्रोडक्ट कम बने तो कम हो, इनको कहा जाता है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। जैसे क्लास के अंदर ज्यादा स्टूडेंट आए हैं तो ज्यादा नोट्स बांटेंगे, कम स्टूडेंट्स आए हैं तो कम नोट्स बांटेंगे, डेट इज वेरिएबल। तो मटेरियल तो इस्तेमाल होते हैं चारपाई पे, लेबर इस्तेमाल होती है, इसके अलावा अगर कोई खर्चा चारपाई पे हो रहा है फैक्ट्री में, तो अगर वो चारपाइयाँ ज़्यादा बनाने से ज़्यादा होता है और चारपाइयाँ कम बनाने से कम होता है, तो इसको कहते हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड कहते हैं नहीं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ऑल फैक्ट्री ओवरहेड, ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ऑल फैक्ट्री ओवरहेड से मुराद क्या है? वो दो हैं, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। अब 10 बच्चे क्लास लेने आए या 100 बच्चे क्लास लेने आए, सिक्योरिटी गार्ड को तो पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी कॉलेज वालों को। 10 बच्चे क्लास लेने के लिए आए या 100 बच्चे क्लास लेने के लिए आए, आजकल बच्चे टीचर की क्लास लेने आते हैं, 10 बच्चे क्लास लेने के लिए आए या 100 बच्चे क्लास लेने के लिए आए, ये रूम का रेंट तो सेम देना पड़ेगा, बिल्डिंग का किराया तो सेम देना पड़ेगा, ये वेरी नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा। तो फिक्स्ड खर्चे वो होते हैं, मिसाल के तौर पे कॉलेज वालों ने बस कराई और मीनार पाकिस्तान आपको सैर करवानी है, अब बस का किराया तो पूरा देना पड़ेगा, चाहे मौके पे 50 बच्चे आए या 10 बच्चे आए। लेकिन उधर जाके जब बर्गर खरीदने पड़ेंगे तो दीवानों की तरफ 50 बर्गर नहीं खरीदेंगे, 10 बच्चे हैं वो 10 बर्गर ही खरीदेंगे। हाँ, अनलेस कि बच्चे कह देंगे मैं 5-5 खा लूंगा, वो फिर दीवाने हैं। तो नोट कर लें, चारपाई पे साथ वाले को लिटा दें जरा, रेस्ट। नाम बताएं साथ वाले का। इनाम। साथ वाले का लिखना है आपने नाम, छोटी छोटी चीजें याद रह जाती हैं। फिर जब आप 70 साल के हो जाएंगे, आप किसी दिन अपना रजिस्टर खोल के देखेंगे, उसका नाम याद आएगा, फिर उसका फ़ोन नंबर ढूंढेंगे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जाके देखेंगे वो ग्रुप छोड़ के चला गया हुआ है, वो बड़ा हो गया था दोस्त, वो बड़ा हो गया, उसके अपने बच्चे हो गए माशाल्लाह, उसने आपको लिफ्ट नहीं करानी, लेकिन फिर उसको याद आएगा कि अब तो मैं खुद अकेला हूँ। फिर उधर जाके आप उसे कॉल करेंगे, फिर आप एक मीटअप प्लान करेंगे, फिर आप कहेंगे यार कॉलेज में मॉडल टाउन के बाहर आ जाओ, इशारे पे मिलते हैं। ओह हो, अखीर हो जाएगी, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। फिर आप कहेंगे चलो यार ये गोर में जाते थे हम, चलो आओ आओ जरा चलते हैं, फिर आप बूढ़े दोनों चल के जा रहे होंगे। ओए हो, जस्ट सोचें क्या नज़ारा होगा। इसका नंबर नोट कर लें हमेशा के लिए। हो गया नोट? तो कहाँ कॉस्ट ज्यादा आया करेगी? तो ये ज्यादा कॉस्ट होगी। लिखे है साथ वाले का नाम उसे लिटा के। ओके, दैट्स नाइस। अ पर्सन यूजिंग कैश अकाउंटिंग, अगर आप कौन सी अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं? कैश अकाउंटिंग। तो आपकी मर्जी है प्राइम यूज करें या एब्जॉर्प्शन यूज करें। तो मेरे ख्याल से कैश अकाउंटिंग वाले को इजाजत है। यानी कैश अकाउंटिंग वाला कौन होता है? कैश अकाउंटिंग वाला वो होता है जो कहता है पैसे आए तो मैंने इनकम रिकॉर्ड करनी है, इसको इजाजत है प्राइम यूज करे या एब्जॉर्प्शन। लेकिन असल अच्छा तरीका एब्जॉर्प्शन है, इसलिए जो एक्रूअल अकाउंटिंग वाले लोग हैं ना, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उन्होंने हमेशा कौन सा यूज करना है? एब्जॉर्प्शन। तो जबानी याद कर लें बस, कैश अकाउंटिंग वाले ने कौन सा यूज करना है? प्राइम या एब्जॉर्प्शन। नहीं, दोनों तो नहीं यूज कर सकता ना, प्राइम या एब्जॉर्प्शन के मुताबिक कॉस्ट निकाले, और दूसरे वाला एब्जॉर्प्शन के मुताबिक। तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल्स में बड़ी डिटेल से टेस्ट होगा जब हम न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे। हल्के फुल्का कल हमने न्यूमेरिकल टच कराया था बिजनेस का।
20 किलो आटा 150 रुपए के एतबार से खरीदा, और फिर आपने 30 किलो आटा 155 रुपए के एतबार से खरीदा। ईयर एंड पर सिर्फ 2 किलो आटा पड़ा हुआ है। ये कौन सा होगा, 150 वाला होगा या 155 वाला होगा? 150 वाला होगा या 155 वाला होगा? आपने बोरी को अच्छी तरह हिला दिया था। तो ऑब्वियसली आटा तो पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि 2 मेथड अलाउड हैं। अगर तो आप एज्यूम करो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फिर शायद तो आप कस्टमर को यहां से सुराख करके निकाल के दे रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नीचे से बोरी की टूटी लगाई हुई है आपने, फर्स्ट इन 20 किलो पहले आया था वो निकल गया, तो अब ये 30 किलो वाला है, तो फिर 100 फर्स्ट इन वाला फर्स्ट आउट हो गया, और फिर ये वाला पड़ा हुआ है, तो फिर ये होगा 155। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप 30 को 155 से मल्टीप्लाई करो, 20 को 150 से मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आए उसको आप 50 पे डिवाइड कर दो। इसको आप कहते थे वेटेड एवरेज का मतलब ये नहीं है कि 155 और 150 की एवरेज ले लो, क्योंकि 155 वाला 30 किलो है और 150 वाला 20 किलो है। तो उसका तरीका ये होगा, आंखें खोल के क्लास लेनी है, उसका तरीका ये होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जवाब लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जवाब लो, जो जवाब आए उसे किस पे डिवाइड करो, 50 पे डिवाइड करो। यहां से एक एवरेज प्राइस निकल आएगी। मेरे ख्याल से वो एवरेज प्राइस 155 के ज्यादा करीब होगी, मिसाल के तौर पे 153.5 या जो मर्जी निकल आए, फिर आप वेटेड एवरेज पे रख लो। तो यहां पे 2 किलो आटा आप जो है वो फाइफो पे भी रख सकते हो, 2 किलो आटे को फाइफो वाली प्राइस पे भी रख सकते हो, या वेटेड फाइफो और वेटेड एवरेज, वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी पे रख लो। क्लियर? अच्छा, आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख में, पहले खरीदी, और फिर आपने एक गाड़ी खरीदी 60 लाख में। ये 2 गाड़ियां आपने खरीदी, एक आपने 10 लाख वाली खरीदी, एक आपने 60 लाख वाली खरीदी। तो फर्ज करें ईयर एंड पर आपके पास ये वाली पड़ी हुई है, ईयर एंड पे आपके पास, थोड़ी पतली होगी है, खैर है, ईयर एंड पे आपके पास ये वाली पड़ी हुई है। तो एज्यूम कर लें फर्स्ट इन वाली फर्स्ट आउट हो गई थी, पहले तो ये खरीदी थी ना, देख रहे थे डायग्राम शुरू से, ये रिप्ले चलाऊं, फर्स्ट एज्यूम करें फर्स्ट इन वाली फर्स्ट आउट हो गई है, तो ये 60 लाख वाली पड़ी हुई है। एज्यूम कर लेना फर्स्ट इन वाली फर्स्ट आउट हो गई है, बिकी तो ये है मुझे पता है, लेकिन एज्यूम कर लें कि ये वाली आउट हो गई है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लगा दें 5 हो, चलें एवरेज कर लेते हैं, 10 और 60 की एवरेज करें, 10 और 60 की एवरेज 70 35 लाख वाली गाड़ी पड़ी हुई है हमारे पास। लगाने दें ना 5 या वेटेड एवरेज लगाने दें, ऊपर भी तो लगा रहे थे। मेरे ख्याल से हमारा लॉ ये कहने लगा कि जहां चीजों की शनाख्त हो सके वहां 5 वेटेड एवरेज वाली बोंगी नहीं मारनी। यहां तो पता है कि क्या है, आइडेंटिफाई हो रहा है यहां पे। अच्छा, इधर आटे में पता चल रहा है कौन सा वाला 2 किलो पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा ना, इधर पता चल रहा है कौन सी वाली है। तो मेरे ख्याल से यहां पे नो नीड ऑफ FIFO और वेटेड एवरेज, रादर अप्लाई द अकल इफ यू डू हैव। ठीक है, यहां पे तो कोई जरूरत नहीं है FIFO या वेटेड एवरेज की। यहां पे गाड़ी को किस पे रखें, 10 लाख पे, नोट कर लें। यहां वैसे वेटेड एवरेज लगा दें, वैसे इस गाड़ी को 35 लाख की रख दें, फिर कस्टमर आएगा तो 40 की बेच देंगे इंशाल्लाह। बोले लुट मची हुई है।
2 किलो को FIFO या वेटेड एवरेज पे रख लें, और इधर एक गाड़ी को मेरे ख्याल से ना FIFO पे रखें ना वेटेड एवरेज पे। कर लिया, चले। भाई बॉयज़ हाइब्रिड में आखिरी रो में कल आवाज़ें आ रही थी, कुछ बच्चे बोल रहे थे, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें ना, अब सारे पढ़ने आए हैं तो बातें इंशाल्लाह किसी दिन बरकत मार्केट में बैठ के जाके कर लें सारी। कौन सी दुकान है चाय की? कोयटा वाले। वेयर आइटम्स ऑफ स्टॉक और नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल। ढूंढें वेयर आइटम्स ऑफ स्टॉक आर नॉट आइडेंटिफिएबल। आटे वाली मिसाल में आर नॉट आइडेंटिफिएबल, वेयर आइटम्स ऑफ स्टॉक आर नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल। ये आपका टारगेट होता है पूरी क्लास में आंखें खोल के क्लास लेनी है। वेयर आइटम्स ऑफ स्टॉक आर नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल, अ बिजनेसमैन मे यूज FIFO और एवरेज कॉस्ट। और जहां आइडेंटिफिएबल हों तो फिर FIFO या वेटेड एवरेज की जरूरत नहीं है, वो इसने यहां नहीं लिखा हुआ, मैंने अपनी तरफ से मिसाल कराई है। वंस चूजन, जैसे टैक्स ईयर नहीं होता था, वंस चूजन नॉर्मल या स्पेशल, एक दफा अगर चूज कर लिया आपने FIFO या वेटेड एवरेज, इट मे बी चेंज विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर। तो इसको चेंज कर लें, कोई मसला नहीं, विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर। और अगर वो कंडीशन, वही टैक्स ईयर वाली बात है, नॉर्मल से स्पेशल पे जाने के लिए कमिश्नर से इजाजत लेते थे, तो FIFO से वेटेड एवरेज जाने के लिए कमिश्नर से इजाजत ले लें। यानी कि आपकी डिस्क्रिप्शन पे नहीं है कि 4 साल हो गए FIFO यूज करते हुए, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं वेटेड एवरेज की तरफ जा रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा, कमिश्नर को तो बता मजा नहीं आ रहा, तो ये FIFO यूज करते हुए वो आपको इजाजत देगा वेटेड एवरेज की। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो इंटेग्रल पार्ट बन जाता है स्टॉक का। डायरेक्ट लेबर क्या होती है? जो डायरेक्टली रिलेट करती है मैन्युफैक्चरिंग से, ये डायरेक्ट लेबर होती है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन से होते हैं? विच वेरी डायरेक्टली विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। स्टॉक ज्यादा बनता है तो ये खर्चा ज्यादा होता है, स्टॉक कम बनता है तो ये खर्चा कम होता है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड की डेफिनेशन 2 तरीके से दी जा सकती है। फैक्ट्री ओवरहेड की एक डेफिनेशन आसान है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर वेरिएबल एंड फिक्स्ड, लेकिन उसने इस तरह नहीं दी। उसने कहा फैक्ट्री ओवरहेड आर ऑल कॉस्ट्स एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर। मुश्किल डेफिनेशन दी है, आसान डेफिनेशन दी, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर वेरिएबल एंड फिक्स्ड। मुश्किल डेफिनेशन, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ऑल कॉस्ट्स एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड, तो फिर पीछे यही बच गया। अगर इनको मैंने एक्सेप्शन में डाल दिया रेड वालों को, तो पीछे ये बच गए। तो फैक्ट्री ओवरहेड आर ऑल कॉस्ट्स एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड, अजीब सी डेफिनेशन। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल। लेकिन एक और डेफिनेशन भी है जो हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। पता नहीं नोट नहीं करते छोटी छोटी बातें हाइब्रिड वाले कुछ बच्चे। फिर पेपर में सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिर कहते हैं हो सैलरी में तजर्बा हो भी चुका है, साथ साथ पढ़ना चाहिए था, फिर भी आप लोग अभी तक बाज नहीं आ रहे। FIFO ये assumption लेता है कि इट इज सोल्ड इन द ऑर्डर ऑफ, जैसे जैसे खरीदा था वैसे वैसे
बेचा है। दुकानदार भी वैसे FIFO लगा के बेचता है। कल जो समोसे खरीदे वो सुबह सुबह बेचता है 9 बजे, इसलिए शायद सुबह सुबह लोग समोसे खाने नहीं जाते। तो कल जो खरीदे वो सुबह सुबह बेचता है 9 बजे, ताकि फर्स्ट इन वाले फर्स्ट आउट हो जाए। आगे चलें, एवरेज कॉस्ट मेथड, वैल्यूड ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट। इसमें चीजों को वैल्यू किया जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट पे। प्राइम कॉस्ट मेथड में डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल होता है एंड फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। वेरिएबल भी जिसमें आ जाते हैं और फिक्स्ड भी आ जाते हैं। इन दिस सेक्शन, बोलें, इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक मींस एनीथिंग प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड और परचेज्ड। होंडा वाले चीजें मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करते हैं और दुकानदार जो हैं वो परचेज करते हैं, दोनों ही स्टॉक कहते हैं। एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर से मुराद मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल को एक्वायर किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेल और एक्सचेंज, एंड एनी मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो कोई भी मटेरियल जो प्रोडक्शन के दरमियान इस्तेमाल हो जाए। However, shares will not be considered as stock. Obviously, शेयर स्टॉक नहीं है क्योंकि उनको ऊपर कौन सा चैप्टर लगता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो शेयर्स इन एनी केस आर नॉट स्टॉक। भाई इसको कर दो जरा हल्की आंच पे। देखें साथ वाला कौन सा सूट पहन के आया हुआ है? सूती पहन के आया हुआ है, लीले पता नहीं कौन कौन से होते हैं, खद्दर पहन के आया हुआ है, और कौन से होते हैं? वॉश एंड वियर पहन के आया हुआ है। देखें जरा, वॉश एंड वियर, ये सही है यार। हमारे ये नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में जाना हुआ पिछले दिनों, वो कहते हैं आजकल हम ऐसे कपड़े बनाने के ऊपर मेहनत कर रहे हैं जो गंदे ही ना हो। बस जाहिर बात है, तुमने पूरी यूनिवर्सिटी बनाई हुई है टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, वो तो फिर कुछ करेंगे ना उधर। आगे में भाई कह रहे हैं क्लास के बाद मिलना मेरे से। साथ वाले से कहें बेटा, बेटा पेज 214 पे आ जाओ, बेटा पेज 214 पे आ जाओ। मिस्टर कतील, a resident individual is engaged, alhamdulillah, in the manufacturing of consumer good under the name and style Katil Enterprise, Katil Enterprise. The following information is mentioned from records of Kiwi for the financial year 2021. Hold the black pen, hold in your hands, and do like this. Okay, let's start. सेल आ रही है, आपके नाक पे जाके लगेगा। सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, खर्चे आ रहे हैं, लॉस आ गया है। लीज पे मशीन लिया, उसका इंटरेस्ट आ रहा है। क्या करें? लीज पे मशीन लिया, उसका इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने कहा था कि अकाउंटिंग वाले लीज पे ली हुई चीज का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं और डेप्री, और टैक्स वाले कहते हैं नहीं, क्या रिकॉर्ड कर लो इसका। तो कोई नहीं, इंटरेस्ट खर्चा आ रहा है, इसको हम उल्टा देंगे, कोई मसला। अकाउंटिंग वालों ने सही रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं इस पे एतराज नहीं कर रहा कि अकाउंटिंग वालों ने इंटरेस्ट क्यों रिकॉर्ड किया हुआ है। चिट्ठी को पकड़ाया जाए, चिट्ठी के मुताबिक प्रॉफिट कितना है? 2809। बहरहाल चिट्टी ने अगर इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है तो चिट्टी ने एक्सपेंसेस के अंदर कोई डेप्रिसिएशन भी डाली होगी। वो जरा अदर इंफॉर्मेशन आने दें। मुझे पता है आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं और रिक्वायरमेंट पढ़ के बस सॉल्व कराते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी पढ़ना होता है। कैच इट।
वर्किंग नंबर 1, आज 7 वाले के खूबसूरत रजिस्टर पे वर्किंग 1 लिखें और इनकम फ्रॉम बिजनेस की हेडिंग देके उसका रजिस्टर उसको वापस कर दें। छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं फिर। जी प्रॉफिट बोलें। टू एट, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। पॉइंट 297 ओके। कॉस्ट ऑफ सेल में पेनल्टी पड़ी है। क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर पेनल्टी पड़ी है मेरे ख्याल से पड़ी होने की वजह से प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है। कॉस्ट ऑफ सेल में पेनल्टी पड़ी हुई है फॉर वायोलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। एक कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था, वो वायलेट किया है। तो ये पेड टू गवर्नमेंट है या नॉट पेड टू गवर्नमेंट? इसलिए अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं कि हमने पेनल्टी माइनस की है जो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दी। तो टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया माइनस कर लिया, आज तो तुम अच्छी तरह गले मिलो, अच्छा किया तुमने माइनस कर। थोड़ा आवाज को मोटा करें, अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया, बस। अच्छा इसको दोबारा माइनस कर दें, पर डैश डाल के इग्नोर कर दें फिर। लेस फाइन किसको पे किया? टू कस्टमर। इसको डैश डाल के कर दें। अच्छा, जो खर्चे माइनस करने की इजाजत होती है ना, वो अगर न्यूमेरिकल वाला हमें दे दे तो उनको शो जरूर करना होता है एक दफा, ट्रीट नहीं करना होता कुछ, लेकिन उनकी अंग्रेजी लिखनी होती है। असल में ना सवाल में ये रिक्वायरमेंट दी होती है आजकल, शो ऑल एक्सक्लूजन्स, शो करें। इस वजह से हम ये मजबूर होते हैं ये लाइन लिखने के, वरना इसे इग्नोर भी किया जा सकता है। ओके, अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन बोले। ओहो, इसमें लीज वालों की डेप्रिसिएशन भी पड़ी हुई है, तो क्या मसला है? मुझे याद है कल के सवाल में ओन्ड एसेट की डेप्रिसिएशन और लीज एसेट की डेप्रिसिएशन दोनों ही उल्टाई थी। तो जैसे सवाल कह दे कि डेप्रिसिएशन जो है वो 290 है, इसमें लीज वालों की भी पड़ी है, मैं नहीं बताऊंगा कितनी है, तो भाई इससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल कह दे कि डेप्रिसिएशन टोटल 290 है, इसमें लीज वालों की भी पड़ी है, तू ना बता, हमने तो दोनों को ही उल्टाने। अच्छा, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, अगर अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ओन्ड एसेट की उल्टा, इनमें लीज की पड़ी है तो बाकी ओन्ड की होगी ना, और ये पड़ी किस में है? कॉस्ट ऑफ सेल बहुत ज्यादा है, 26 मिलियन है। 26 मिलियन में सिर्फ 2 मिलियन की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पड़ी है, तो इसमें थोड़ी सी लीज वालों की पड़ी है, पता नहीं कितनी, तो बाकी किसकी पड़ी होगी? ओन्ड एसेट की। एनीवेज, अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन को कभी भी टैक्स वाले नहीं मानते। आंखें खोल के इसको उल्टा दें। 2498 कर लें या 2499 कर लें? मेरे ख्याल से ये 940 जब उड़ाएंगे तो ये 98 को 9 कर देगा, तो 2499 लिख लें, अगर किसी को बुरा ना लगे तो बोलें। डेप्रिसिएशन कहां पड़ी हो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर कोई एसेट्स फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होगी। अच्छा जी, एड अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एंड लीज्ड, इसे उल्टा दें।
अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन को टैक्स वाले रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। लेकिन एक चीज और भी साथ उल्टा दें, वो भी न्यूमेरिकल के फेस पे पड़ी हुई है ताकि ये भी याद रहे साथ ही। इंटरेस्ट ऑन लीज, फाइनेंस चार्जेस क्या होते हैं? इंटरेस्ट। अकाउंटिंग वाले लीज वाले एसेट का, अकाउंटिंग वाले लीज पे लिए हुए एसेट का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। टैक्स वाले कहते हैं नहीं, इसका क्या माइनस कर लो? रेंटल माइनस कर लो। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ओन्ड एसेट की उल्टा दी है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में टैक्स डेप्रिसिएशन ढूंढ लेंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लीज एसेट की और इंटरेस्ट उल्टाने लगा हूं मैं, थोड़ी देर में लीज रेंटल सवाल में कहीं मिला तो ढूंढ लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लीज्ड एसेट 36 कर लें, कर लिया? ग्यारह दो 9, 11 2 7, याद रहेगा? 11 2 7। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पेमेंट पड़ी हुई है लाइसेंस के रिन्यू होने की। भाई इधर क्लास हो रही है, प्लीज नोट कर लीजिएगा बाद में। लाइसेंस क्या है? इंटेंजिबल। लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, फॉर्मूला किन डेफिनेशंस में पढ़ा था? इंटेंजिबल। तो लाइसेंस इज एन इंटेंजिबल। अगर लाइसेंस इंटेंजिबल है तो इसको रिन्यू कराना भी इनटेंजिबल है। देखते हैं इसको को, ये कहां लिखा हुआ है कि लाइसेंस को रिन्यू कराना जो है वो इंटेंजिबल है। रशीद मैं पहले कह रही सी नाल नाल पढ़ रहा, मैं तेनों कहा सी तू मेरी गल नहीं मनदा। बहरहाल हुण तेरे मेरे रस्ते जुदा, बहुत हो गया, 50 लैक्चर हो गए मैं तेनों वेख रहा, हुण भी बाद आ जा, बड़ा टाइम पे है। मैं तेनों हौसला नहीं दे रहा, सही गल कर रहा। अच्छा जी, लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वाज़े तौर पे हमने याद किया हुआ है, इंटेंजिबल के डेफिनेशन में है। जो लोग कह रहे थे नहीं तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है रिन्यू का लफ्ज़ उसने लिखा हुआ है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, तो बात ही खत्म होगी। फिर इतने इजी सवाल बना रहे आईकैप। तो लाइसेंस रिन्यू होना इज एन इनटांगेबल। लाइसेंस रिन्यू होना क्या है? इनटांगेबल। अगर लाइसेंस रिन्यू होना इनटांगेबल है तो इनटांगेबल की पेमेंट को खर्चों में पड़ा होना चाहिए। ओए होए 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 होए। क्या कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउड है या इसकी अमोर्टाइजेशन अलाउड है? अभी ये खर्चों में डाल दिया इसने, ओए होए होए होए, उल्टा दें। ये खर्चा नहीं है बिजनेस का, इसको उल्टा दें। ये तो फिक्स्ड एसेट टाइप चीज है। हाँ, license cost wrongly included in expenses, it is an accounting blunder as well. 40 लाइसेंस की कॉस्ट उल्टा के हमने सेक्शन 21 में पढ़ा था, हाउएवर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन विल बी अलाउड एज रिडक्शन। अगर इसकी पूरी कॉस्ट आपने उल्टा दी है तो आपने इस एडजस्टमेंट को P&L से पाक कर दिया है, P&L से निकाल दिया है। अब इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस करें जो टैक्स वाले करने देंगे, लेस टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन
एक्विजिशन कॉस्ट 450 डिवाइडेड बाय 15। इसको स्ट्रेट लाइन बेस पे करना होता है। 30। मुझे तो लग रहा है कल भी इससे कोई एडजस्टमेंट की थी सवाल में। क्या चीज थी वो? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को गलती से खर्चों में डाल दिया था। ये पेड के लफ्ज को डबल अंडरलाइन करें। ये पेड के लफ्ज से आपको पता चला करेगा कि पूरी कॉस्ट ही एसेट की कॉस्ट में डाल दी है, वो खर्चों में डाल दी है। पेमेंट तो कॉस्ट होती है ना चीज की, तो पेड का लफ्ज टेक्निकल है यहां पे। पेड से मुझे पता चला कि गलती से पूरी कॉस्ट को खर्चों में डाल दिया, वरना कॉस्ट का लफ्ज नहीं लिखा हुआ था। यहां कॉस्ट का लफ्ज लिखा होना चाहिए था, इसलिए उसने कॉस्ट की जगह पेड का लफ्ज लिख दिया। पे कॉस्ट होती है, डेप्रिसिएशन पे नहीं होती। मुराकबे में नहीं जाना हाइब्रिड में प्लीज। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड व्हीकल टैक्स पेड इन कैश फॉर 8 ऑफिस कार्स। मल्टीप्लाई करें 8 से, माय डियर, मल्टीप्लाई करो 8 से। 20, जल्दी बताएं। 20 दीवानों मस्तानों ईच नहीं लिखा हुआ, तो ये 255 ही है 8 की, तो बोंगी नहीं मारनी थी। बोंगी मरवाएं तो आप मार देते हैं। ओके शुक्रिया। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड व्हीकल टैक्स पेड इन कैश। पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि वही ठहर जो ना नाइफ थले ब्रीदिंग। पहले तो ये देख लेते हैं कि टैक्स खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत भी है या नहीं। तो हमने एक दफा क्लास के अंदर पढ़ा था, तुम्हारी क्लास में पढ़ा था माय डियर, कि टैक्स 2 किस्म के हैं। एक टैक्स का नाम है इनकम टैक्स, वो नॉट अलाउड है। इधर जरा मुतवज्जे कर दें इनको। एक टैक्स है इनकम टैक्स, वो नॉट अलाउड है। बाकी टोकन टैक्स, व्हीकल टैक्स, एनवायरमेंटल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, फलां टैक्स, बला टैक्स, टमकां टैक्स, वो अलाउड है सारे। तो कौन सा टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं? इनकम टैक्स। बाकी टैक्सेस अलाउड हैं। तो सेक्शन 21 के एक ही रोशनी में मुझे पता चला कि ये खर्चा माइनस करने की इजाजत है। फिर मसला ये था कि ये खर्चा पे हुआ है कैश में, तो उसके लिए मैं आया सेक्शन 21 के एल में। सेक्शन 21 के एल ने कहा कि अगर आप बिजली के बिल वगैरह और टैक्सेस जो गवर्नमेंट को पे किए जा रहे हो, वो अगर आप कभी भी कैश में पे कर दो तो ऊपर वाला रूल नहीं लगेगा, रिलैक्सेशन अवेलेबल है। तो 21 के ए के मुताबिक ये इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए अलाउड है। और 21 का एल कहते हैं चाहे कैश में भी पे कर दो तो अलाउड है। तो इसका मतलब है 21 का ए और एल की रोशनी में ये खर्चा अलाउड है। तो इट इज अलाउड। चिट्टी, अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं हमने खर्चों में डाला हुआ है ये। टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया तुमने माइनस कर दिया। तो फिर क्या करें हम न्यूमेरिकल में? इग्नोर। लेकिन शो कर दें एक्सक्लूजन को। इसे एक्सक्लूड कर रहे हैं या इससे अपनी कैलकुलेशन में ले रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं ना एक तरह का इसे, लेकिन इसको शो कर दें। माइनस हो चुका हुआ है वैसे, दोबारा माइनस कर दूं या दोबारा माइनस वाली साइड पे लिख दूं? मेरे ख्याल से ऐसे कर लें, पहले डैश डाल के व्हीकल टैक्स। मेरे ख्याल से माइनस हो गया, अब दोबारा माइनस ना करें। करने तो किसी ने कर लें, वो फिर जो होगा वो मुझे बता दीजिएगा बाद में। क्लियर? तो इधर उधर की ना बात कर।
आई एम वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी, हाइब्रिड में सेकंड रो में बॉयज वेरी हैप्पी, बॉल पॉइंट मूवमेंट, तो ये वी आर वेरी वेरी हैप्पी इन दिस के टुमारो इज नॉट टुमारो, टुमारो इज सन डे, तो हम सन के नीचे बैठ जाएंगे और अपना डे पढ़ के मनाएंगे इंशाल्लाह। गॉट इट? ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, वी आर वेरी लकी कि पूरा बिजनेस का चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, ताकि आगे जो सब सवाल आए कभी बिजनेस के, तो फिर हमें ये बार बार खोल के दिखाना ना पड़े किसके ए में ये पढ़ा था, किसके एल में ये पढ़ा था। आप खुद बताओ। ₹1,85,000 रुपया आपने पे किए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे कराची इलेक्ट्रिक को, ताकि आपके दिमाग का ट्रांसफार्मर बदल दें। वो दिमाग का ट्रांसफार्मर या फैक्ट्री का ट्रांसफार्मर? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो खर्चा है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉर्मली ये एसेट्स में शो करते हैं अकाउंटिंग वाले या खर्चों में शो करते हैं? नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट को अकाउंटिंग वाले खर्चों में नहीं डालते अनलेस कि बहुत यकीन हो जाए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल है। आमतौर पे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो है वो रिफंडेबल होते हैं। आप कल कलां को अगर अपनी फैक्ट्री यहां से चेंज करके किसी और शहर में चले जाएं तो ये दफ्तर वाले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर देंगे। तो सिक्योरिटी वगैरह आमतौर पे रिफंडेबल्स होती हैं। बाकी इनका हम प्रॉपर्टी के चैप्टर की तरह ये कोई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ऐसी कोई है नहीं कि आपको इसके बताया जाए कि उधर उसने गाइडेंस दी हुई थी इस बारे में, इधर खामोश है। तो अभी तक हमने अल्लाह का शुक्र है सेक्शन 21 में या कहीं भी इसको नहीं पढ़ा। लेकिन लोग कहते हैं कि ये खर्चा एसेट नेचर का है, ये खर्चा है ही नहीं, ये एक्सपेंस नेचर का है ही नहीं। तो अकाउंटिंग वाले भी अगर थोड़े अरसे में वापस मिल जाना है तो करंट एसेट में शो करते हैं, अगर ज्यादा अरसे में वापस मिल जाना है तो नॉन करंट एसेट में शो करते हैं। इसलिए अब आज के बाद रूल सुन लें, अगर कभी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट खर्चों में आ गया तो आपने इसको बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड नहीं करना। ये बात मैं आपको पहली दफा बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मैंने पढ़ाई भी है आपको रिवाइज कराऊंगा, कोई सफा खोल के दिखाऊं। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर खर्चों में आ गया तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, इट इज लाइक एसेट। तो ये खर्चों में पड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पैसे वापस मिल जाने हैं। नॉट अलाउड की लिस्ट में इसको ना जाके ढूंढिएगा, ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये खर्चा नहीं है, ये एसेट है। जैसे मैं कह दूं लैंड खर्चों में पड़ी है और कोई लैंड तो एसेट है, तो इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट खर्चों में पड़ा है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो एसेट है। इसलिए बेहतर है कि इसको खर्चा ना माने। ये नहीं, आमतौर पर रिफंडेबल होते हैं ये वाले सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो रिफंड हो जाने, वापस मिल जाने, तो फिर हम पागल हैं इसे खर्चा बनाएं। ये रिसीवेबल टाइप चीज है, फिर तो रिसीवेबल है तो खर्चों में ना डालें। डाल दिए नहीं उसने, लेकिन उसने डाल दी नहीं, अब ये मसला हो गया। खर्चे इंक्लूड पड़ा हुआ है खर्चों में, मेरी नजर में ये खर्चा नहीं है। तो लिख लें भाई, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज डिडक्शन नॉट अलाउड। कितना? इसी सवाल में कहीं रूल लिख लेना, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज डिडक्शन नॉट अलाउड। ओके, चलें जी। ₹3,00,000 कलेक्ट किए कराची इलेक्ट्रिक ने एडवांस टैक्स के तौर पे थ्रू महीने का बिजली का बिल। ये जो एडवांस टैक्स होते हैं ना, ये एडवांस इनकम टैक्स होता है, लिख लें। कल के सवाल में भी आ रहा था एडवांस इनकम टैक्स, ये उसी टाइप की चीज है। अच्छा, आपको डिडक्शन का कॉन्सेप्ट तो पता है, आज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझ लें
कि कलेक्शन का मतलब क्या होता है। लोग अपने बिजली के बिल पे करते थे, बाकी चीज़ें भी पे करते थे, इसलिए पे कर देते थे उनको पता है कि बिजली का बिल पे नहीं करेंगे तो मीटर कट जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, मालिक मकान को किराया नहीं देंगे तो वो बंद करवा देगा, हमें निकाल देगा। लेकिन टैक्स पे नहीं करते थे लोग। अब उसके पास हुकूमत के पास कोई हल नहीं है, क्योंकि 50 दुकानदार हैं मोहल्ले में, उन किस किस को जाके हुकूमत पकड़े। तो इसलिए हुकूमत ने एक हल निकाला हुआ है कि जब आपका बिजली का बिल फर्ज करें साल का 15 लाख रुपए है, तो 15 लाख रुपए आप बिल पे करते हैं, उसमें 12 लाख आपके बिजली के इस्तेमाल का होता है, जो आपने बिजली इस्तेमाल की हुई है, और बाकी प्रीपेड इनकम टैक्स होता है 3 लाख रुपए। ये फिगर मैंने एज्यूम की है, फर्ज कर लें ये फिगर मैंने एज्यूम की है। ये तो आपको पता ना क्वेश्चन में गिवन है, और ये बैलेंसिंग आगे फर्ज करें। मैंने बिजली इस्तेमाल की 12 महीने में 12 लाख की। जब बिजली का बिल आया तो उस पर लिखा हुआ था 15 लाख। मैं मरता क्या ना करता, मैं पूरा 15 लाख जमा कराया। जब बिजली के बिल को पढ़ के देखा तो पता चला पूरे साल में हुकूमत ने मेरे से 3 लाख रुपए और मांगे हैं, और ये 3 लाख रुपए वापडा के खजाने में नहीं गए, ये 3 लाख रुपए बिजली वालों को नहीं गए, ये 3 लाख वापडा वालों ने कहां जमा करवा दिए हैं, हुकूमत के खजाने में। यानी हुकूमत ये कह रही है कि अगर ये बंदा इतनी बिजली इस्तेमाल कर लेता तो टैक्स भी कमा रहा होगा। अब ये 3 लाख हुकूमत ने एक अंदाजे बेस पे मेरे से लिए हैं, इसकी भी कैलकुलेशन का एक तरीका होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये 3 लाख हुकूमत ने मेरे से कलेक्ट किए हैं थ्रू बिजली का बिल, तो ये एक अंदाजे की बेस पे कैलकुलेट किए हैं। साल के आखिर में मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा, जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा उसके एंड पे ये 3 लाख हुकूमत मुझे माइनस करने देगी, क्योंकि इतना टैक्स मैं हुकूमत के खजाने में जमा करा चुका हूं। लेकिन ये 3 लाख बिजनेस की डिडक्शन नहीं है, ये 3 लाख बिजनेस की डिडक्शन नहीं है। यानी जब आप बिजनेस इनकम अपने न्यूमेरिकल में निकाल रहे हो, तो बिजनेस की सेल में से जहां आप सैलरीज माइनस कर रहे हैं, बाकी चीजें माइनस कर रहे हैं, तो एडवांस टैक्स 3 लाख रुपए का भी माइनस कर लें तो लॉ मेकर कहते हैं सेक्शन 21 के ए की रोशनी में इनकम टैक्स आपका खर्चा नहीं है। यहां अगर माइनस कर लिया मैं तो उसको उल्टा दो, और नीचे आकर एंड पे माइनस कर लेना, एडवांस टैक्स पेड ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस, एंड पे माइनस कर लेना ताकि पेएबल टू गवर्नमेंट काम आ जाए। तो इस चीज के माइनस करने की अलग जगह मौजूद है। कल कला को मैं बताऊंगा, कभी कभी बिजनेस के खर्चों में वो ज़कात डाल देता है, तो हम ज़कात को भी कहेंगे डिडक्शन नॉट अलाउड है, लेकिन अपनी जगह पे आके इसको फिर माइनस कर दिया करेंगे, कोई मसला नहीं। ज़कात की जो जगह है वहां माइनस कर दिया करेंगे। लेकिन अगर बिजनेसमैन इधर एडवांस टैक्स माइनस कर रहे हैं बिजनेस के खर्चों में, बिजनेस के खर्चों में वो ज़कात माइनस कर रहे हैं, बिजनेस के खर्चों के अंदर वो चैरिटी माइनस कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा ये माइनस होने नहीं है, लेकिन ये डिडक्शन नहीं है, ये डिडक्टेबल अलाउंस है, ये टैक्स क्रेडिट है, ये भी टैक्स क्रेडिट है, इतना टैक्स आपको माफ हो जाएगा। तो अगर कभी डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट्स को वो जबरदस्ती बिजनेस के खर्चों में डाल दे तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं होगा, इसको यहां से उल्टा देना चाहिए और रेलेवेंट जगह पे जाके माइनस कर देना चाहिए। तो अगर खुदा ना खास्ता
उसने बिजनेस इनकम शो की 100 रुपया, सैलरीज है 5 रुपया और ज़कात है 2 रुपया, और वो कह रहे हैं मेरी बिजनेस इनकम है 100 माइनस 5 माइनस 2 93। तो हम इसको कहेंगे नहीं बेटा, तुम्हारी बिजनेस इनकम 93 नहीं है, तुम्हारी बिजनेस इनकम 95 है, यानी 93 में 2 को ऐड बैक कर दें। आई होप थोड़ी सी मैंने कोशिश की है समझाने की, अगर किसी को समझ आ गया हो। तो जो सेल में से चीजें माइनस होती हैं इन्हें कहते हैं डिडक्शन, लेकिन ऑब्वियसली इट इज ओनली डिडक्शन, इट इज डिडक्टेबल अलाउंस, इट इज टैक्स क्रेडिट, इट इज टैक्स। तो अगर कभी टैक्स क्रेडिट्स को और डिडक्टेबल अलाउंसेस को बिजनेस के खर्चों में डालने की कोशिश करे तो यहां तक पहुंचते हुए वो माइनस हो चुके होंगे। मेरे ख्याल से इसमें 2 को ऐड बैक करके जवाब 95 पे ले आए। मेरे ख्याल से अब शायद आपको बात समझ आ गई और 95 ये सही निकल आया। तो अब ये बात लिखने की जरूरत नहीं, बड़ी रिवाइज होनी है। डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स क्रेडिट्स, कोई भी चीज जो बिजनेस का खर्चा नहीं है अगर वहां माइनस हो गई है उसे उल्टा दें, लेकिन रेलेवेंट जगह पे जाके रिक्लासिफाई करें। तो इसको सॉर्ट ऑफ रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट हम कहा करेंगे कि एक जगह से निकाल के दूसरी जगह इसको लेके जाना याद रखना है। पता नहीं समझ आई नहीं आई, चलें चैप्टर कौन सा है? चलें नोट करें ये एंट्री टाइप चीज। प्रीपेड इनकम टैक्स क्या है? ये एसेट टाइप चीज है या खर्चा टाइप चीज है बिजनेस की? एसेट टाइप चीज है। इस एसेट के अगेंस्ट फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा? जब टैक्स हुकूमत को जमा कराने जा रहे होंगे तब ये प्री पेमेंट हमें फायदा दे देगी। प्रीपे का क्या मतलब है? एडवांस प्रीपे। अभी हमें साल खत्म नहीं होता पहले ही टैक्स दे दिया। जी बोलें। अच्छा जी, ₹3,00,000 कलेक्ट किया है बिजली के बिलों के साथ एडवांस में इनकम टैक्स। क्या इनकम टैक्स सेक्शन 21 के ए की रोशनी में अलाउड है या नॉट अलाउड है? फिलहाल इसको नॉट अलाउड में ले जाएं, लेकिन यहां आर लिख दें। कल इंशाल्लाह जब न्यूमेरिकल का फेस बनेगा तो इसको हम री क्लासिफाई करके कहीं और फेस पे इंशाल्लाह माइनस करेंगे। आर लिख दें, इसका कुछ और भी करना है। फिलहाल इसको यहां से निकाल दें। पहले पड़ा हुआ है तो निकाल लेना। इंक्लूड कहां हुआ हुआ है? खर्चों में। ये खर्चा है या टैक्स क्रेडिट है? तो खर्चों में पड़ा हुआ है। इनकम टैक्स सेक्शन 21 के ए की रोशनी में नॉट अलाउड है। तो असल में ये वो एडजस्टमेंट थी जो कल वाले सवाल में हमने की थी, एडवांस इनकम टैक्स के नाम से। एडवांस में टैक्स दे दिया। प्रीपेड भी कहते हैं एडवांस को, यानी साल खत्म होने से पहले ही टैक्स दे रहे हो आप। ओह वी आर वेरी लकी। देखो अगली एडजस्टमेंट भी आ गई, डोनेशन वाली। भाई डोनेशन मैं मानता हूं कि माइनस होनी है, लेकिन बिजनेस के खर्चों में पड़ी हुई है, ये एतराज है मुझे। मैं ये नहीं माना कि डोनेशन माइनस नहीं होनी। डोनेशन इंशाल्लाह माइनस करेंगे कल न्यूमेरिकल में कहीं, लेकिन फिलहाल तुमने खर्चों में डाली हुई है, इस पे हमें एतराज है। डोनेशन पुअर फैमिलीज को है
इसको तो वैसे टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलना, इसको तो टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलना। और ज़कात आपने दी है अंडर ज़कात एंड, हाँ इस ये तो ठीक है फिर, ज़कात कोई मसला नहीं, इसको पढ़ा रहने दें, इसको इग्नोर कर देते हैं, इससे ऐड बैक कर देते हैं। इसको इसलिए उल्टा दें कि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, लेकिन टैक्स क्रेडिट में भी मेरे ख्याल से इसको माइनस ना कीजिएगा, क्योंकि वहां भी ये पुअर फैमिलीज को दिया आपने। और अगर नहीं, कैश तो रीजन अब नहीं है ना, कैश तो रीजन अब नहीं है, अब तो पुअर फैमिलीज को डोनेशन पे टैक्स रेट मिलता ही नहीं, वो कैश तो रीजन नहीं है अब। कैश डोनेशन के आगे अगर लिखा होता टू नॉन प्रॉफिट इदारा, फिर मैं कहता कैश की वजह से नॉट अलाउड है। अभी तो बेसिक पहले पॉइंट पे ही मसला आ गया, दी ही गलत बंदों को है आप लोगों ने। वो गलत बंदे, पुअर फैमिली गलत बंदे नहीं है, हमारे लॉ की नजर में वो सही नहीं है, उनको आप नहीं दे सकते। तो इसका डिडक्टेबल अलाउंस मिलना था, इसका टैक्स रेट मिलना था। इसका टैक्स रेट मिलेगा नहीं मिलेगा इस पे कल बात करेंगे, इसका डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा इस पे कल बात करेंगे। फिलहाल बता दें ये डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट टाइप चीजें हैं या बिजनेस का खर्चा टाइप चीजें हैं? तो अगर टैक्स क्रेडिट्स टाइप चीजें और डिडक्टेबल अलाउंस टाइप चीजें जो न्यूमेरिकल के फेस पे अलग से माइनस होनी है, अगर तुम खर्चों में भी डाल दोगे तो ये तो बोंगे ने बोंगी मारी होता है ना। लेकिन खर्चों में पड़ी है, क्या करें? खर्चों में पड़ी हुई चीज तो उल्टा ही सकते हैं। किसे उल्टाएं? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए डोनेशन माइनस हो चुकी है, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ज़कात माइनस हो चुकी है। छोटा सा लिखें एडजस्टमेंट के साथ, गाय ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। GUY होता है गाय, गाफ अलिफ वाली नहीं, गाय साथ में लिखें, गाय ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, गाय ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। गा नहीं बोलना। ओके आगे बढ़ें जी। पेनल्टी आपने कमिश्नर को पे कर दी है, तो कमिश्नर तो अपना कस्टमर सप्लायर टाइप ही है कोई नहीं, गवर्नमेंट का बंदा है, गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। कितने कमिश्नर रखे हैं गवर्नमेंट ने, हमें क्या पता। कमिश्नर को आपने पे कर दिया जुर्माना, तो ये हुकूमत के खजाने में गया होगा या कमिश्नर अपने बेगम के परस में जाके डाल दिया होगा? हुकूमत के खजाने में, बेगम के परस में नहीं। तो ये सेक्शन 21 के जी की रोशनी में, पता नहीं सेक्शन 21 का जी था मेरे ख्याल से, पेनल्टी मैं देख लेता हूं, रिलैक्स हो जाए आप। जी क्लास में एंटर होके हमने टेनमेंट की, एंटर होके टेनमेंट की, तो क्या करें इसका? जॉन आया हुआ था, सिम्पसन आया हुआ था, चीन मून पुंग आया हुआ था, शून मूंग को भी साथ लाया हुआ था। तो अराइवल ऑफ फॉरेन कस्टमर, वो किस लिए आए हुए थे? वो हमारे परदादा के कुछ लगते थे, हमारे रिश्तेदार थे, या हमारे मुझे तो लगता है कि एक जगह हमने पढ़ा था कि अगर इनकम एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स की अगर आप एंटरटेनमेंट करवा दें तो ये एंटरटेनमेंट की इजाजत है, तो ये खर्चा तो क्या है? अलाउड है। तो इसको कह के आगे ना जाएं, कुछ लिखें भी इधर, इंटरटेनमेंट। इसको दोबारा माइनस कर दें या सही माइनस हुआ है?
तुमने फॉरेन कस्टमर्स की एंटरटेनमेंट की। अच्छा, क्या तुमने माइनस कर दिया। तो क्या करें, इसको इग्नोर कर दें, लेकिन डैश डाल के लिख दें। क्या सोच रहा था, जल्दी बता, क्या सोच रहा था। खड़े हो जाओ, जिस खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या सोच रहे थे, तो क्यों नहीं इधर अटेंटिव थे। ये रुमाल दिखाओ, रुमाल निकलते बाहर, फिक्स है। अच्छा जी, अदर इनकम में कैपिटल गेन इनकम पड़ी है 1200 की। पड़ी रहने दे, पड़ी रहने दे, आंखें खोल के क्लास लेनी है। अदर इनकम में कैपिटल गेन इनकम पड़ी है 1200 की। अगर मैंने ये पड़ी रहने दी तो ऊपर हेडिंग क्या डली हुई है, क्या इस प्रॉफिट में अदर इनकम पड़ी हुई है। क्या इस प्रॉफिट में अदर इनकम पड़ी है। उस अदर इनकम के अंदर कैपिटल गेन पड़ी है। अगर पड़ी रहने दी तो ये बिजनेस में ही पड़ी रहेगी, क्योंकि हमने तो कह दिया है ये हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो इसको भी ऐसा करें। अच्छा, उधर आपने रिक्लासिफाई नहीं लिखा, ज़कात भी रिक्लासिफाई करनी है ना कल, ज़कात के साथ रिक्लासिफाई लिखना था। और अच्छा, इसको भी मेरे ख्याल से कल रिक्लासिफाई करेंगे। फिलहाल आज इसे निकाल दें, निकाल दें, ठीक है। जैसे बैग के अंदर सेब खराब हो रहा हो उसको निकाल देते हैं और क्लास के बाद जाके उसे खा लेते हैं। तो दैट इज लाइक रीक्लासिफिकेशन, रीक्लासिफिकेशन। और अगर बैग में कोई खराब चीज पड़ी हो तो उसको स्ट्रेट अवे फेंक देते हैं। लेकिन अगर कोई सही चीज पड़ी हो और बैग में खराब होने का खतरा हो तो उसको निकाल लेते हैं, निकाल के बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको फिलहाल निकाल के रख देते हैं। आज क्लास खत्म होगी, परसों इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसको भी निकालें बैग में से, कैपिटल गेन इनकम को निकालें इधर से। निकल जाओ यहां से, खुदा के लिए मुझे ना निकालो। चुप करो तुम। अदर इनकम में पड़ी होने की वजह से प्रॉफिट में पड़ी है, जिस वजह से बिजनेस में पड़ी है। तुम बिजनेस इनकम नहीं हो, चले जाओ यहां से। इसको जाते हुए ये ना कहिएगा आइंदा नजर ना आना, क्योंकि इसको हमने कहीं ना कहीं लेके भी जाना है। ओके, ठीक है। अगले टीचर्स से 10 मिनट और ले लेते हैं, हम आगे चलते हैं। क्या अल्लाह अकबर, इट्स टू मच फॉर टुडे एट लीस्ट। 11 2